बच्चों, आज हम लोग देखेंगे गुप्त वंश का सबसे प्रतापी शासक समुद्रगुप्त। अब यहाँ हमको देखना है कि समुद्रगुप्त का जो टाइम्स है वो 350 ईस्वी से 375 ईस्वी है, अर्थात 25 वर्षों का है। समुद्रगुप्त में हम आगे जाने से पहले इनकी उपाधि को देख लेते हैं कि समुद्रगुप्त की उपाधियाँ क्या क्या हैं। उपाधियाँ, तो अगर हम समुद्रगुप्त की उपाधियों की बात करें तो समुद्रगुप्त ने 3 उपाधियों को धारण किया था। ठीक है, पहले जो उपाधि है इनकी वो है पराक्रमांक। पराक्रमांक की इन्होंने टाइटल को धारण किया है। क्रमांक की टाइटल को धारण किया है। दूसरी टाइटल इनकी है चंद्र प्रकाश। चंद्र प्रकाश। और तीसरी टाइटल है इनकी कविराज। ठीक, और एक और टाइटल आपको याद रखना है भारतीय नेपोलियन। नेपोलियन, क्लियर? तो हमको एक चीज याद रखना है, कविराज इनको कहाँ कहा गया है? आप कहेंगे कि सर प्रयाग प्रशस्ति में कहा गया है। और दूसरी बात यह है कि बीड़ा वादन प्रकार के सिक्के इनके, बीड़ा वादनी या वादनी प्रकार का सिक्का है, उस बीड़ा वादनी प्रकार के सिक्कों में भी इनकी टाइटल कविराज की दी गई है, कविराज। फिर हम आपको बताना चाहेंगे कि भारतीय नेपोलियन इन्हें इतिहासकार स्मिथ ने कहा था। इनकी जो विजय है, इनकी विजयों के कारण इनको भारतीय नेपोलियन किसने कहा है? आप कहेंगे इतिहासकार विंसेंट स्मिथ ने कहा है। बस स्मिथ ही पर्याप्त है। अब हमारे सामने जो यहाँ का इंपॉर्टेंट टॉपिक शुरू होता है वो है प्रयाग प्रशस्ति। तो आइए हम लोग देखते हैं कि प्रयाग प्रशस्ति क्या है और इनमें क्या विवरण दिया गया है। तो आप हेडिंग डाल दें, प्रयाग प्रशस्ति। समुद्रगुप्त के इतिहास को बताने का जो सबसे बड़ा स्रोत है वो है प्रयाग प्रशस्ति। तो आइए देखते हैं, आप हेडिंग डालिए, प्रयाग प्रशस्ति। प्रयाग प्रशस्ति तो प्रयाग प्रशस्ति के लिए हमको तो बच्चों, जो प्रयाग प्रशस्ति है यह समुद्रगुप्त के बारे में जानने का एक महत्वपूर्ण साधन है। प्रयाग प्रशस्ति में ये पॉइंट मैं लिख रहा हूँ, आप पहली चीज याद रखिएगा। मूलतः प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख यह किसका है? आप कहेंगे सम्राट अशोक का है। ये क्लियर? सम्राट अशोक का है। और इसकी स्थिति कहाँ पर थी? तो आप कहेंगे सर मूल रूप से यह कौशाम्बी में था। कौशाम्बी में था। ठीक, दूसरी बात जो हमको याद रखनी है वो ये याद रखनी है, क्लियर? तो दूसरी जो बड़ी बात हमको याद रखनी है कि इसकी लिपि क्या है। तो आप कहेंगे अशोक के काल में जो इसकी लिपि है वह है प्राकृत भाषा। प्राकृत भाषा में है, ब्राह्मी लिपि में है, ब्राह्मी लिपि में है। और एक बात इसके अंदर और है, इसमें अशोक क्या निर्देश देता है? अशोक कहता है कि संघभेद को रोक दिया जाए। संघभेद
न किए जाएं, मतलब संघ में भेद उत्पन्न करने वालों को वह दंड देने का प्रावधान देखता है। ठीक है। फिर एक पॉइंट आपको और याद रखना है कि अशोक का शिल्पी कौन है जिसने इसका निर्माण कराया है। तो हमने आपको बता रखा था चापड़ अभिलेख और चापड़ अभिलेख ब्रह्मगिरी अभिलेख, और ब्रह्मगिरी अभिलेख में ही चापड़ का नाम उत्कीर्ण है। तो अशोक का शिल्पी कौन हुआ? चापड़ हुआ। ठीक है। एक पॉइंट आप और याद रखिएगा, यह कहाँ पर बना है? आप कहेंगे मिर्ज़ापुर के चुनार में बना है। उत्तर प्रदेश, दक्षिणी उत्तर प्रदेश का एक डिस्ट्रिक्ट है मिर्ज़ापुर, और मिर्ज़ापुर में चुनार है। यही चुनार के लाल बलुए पत्थरों से इसका निर्माण किया गया है। क्लियर? तो अब एक पॉइंट इसके अंदर हम आपको और बता देते हैं। ये देखिए डेट लिखी गई है, और यह डेट क्या लिखी जा रही है? 1785। 1785 में इस अभिलेख को कैप्टन पोलियर ने खोज निकाला था। किसने खोजा था? आप कहोगे कि सर कैप्टन पोलियर, कैप्टन पोलियर ने इसे खोजा था। बच्चों देखिए, प्रयाग प्रशस्ति के बारे में हम आपसे बात करने जा रहे हैं। तो ये प्रशस्ति किसकी है? समुद्रगुप्त की है। लेकिन ये जो अभिलेख है ये मूलतः किसका है? आप कहेंगे सर यह सम्राट अशोक मौर्य का है, और इस मूल रूप से यह कौशाम्बी में था, और इसके निर्माण में मिर्ज़ापुर के चुना लाल बलुए पत्थर का प्रयोग किया गया है। ठीक है, रेड एंड सैंडी स्टोन का प्रयोग किया गया है। फिर ये कहा था कि इसका जो निर्माण है किसने किया है? आप कहेंगे शिल्पी चापड़ ने किया है। इसमें क्या निर्देश दिया है अशोक ने? तो वो कहता है कि संघभेद का इसमें रोकने का निर्देश दिया गया है। फिर हमने आपसे कहा कि 1785 में कैप्टन पोलियर ने इस अभिलेख को खोज निकाला था। क्लियर? लेकिन अब बात आती है कि ये तो आपने अशोक की बात किया था, लेकिन गुप्तों के काल में क्या है? ठीक है, तो आप कहेंगे देखिए ये गुप्त काल में इसमें क्या परिवर्तन लाया जा रहा है? तो आप कहेंगे कि सर गुप्त काल में समुद्रगुप्त के मंत्री हैं हरिसेन। कौन से मंत्री हैं? संधि विग्रहक हैं। संधि विग्रहक का मतलब युद्ध और शांति का मंत्री। तो हरिसेन क्या है? संधि विग्रहक हैं। क्लियर? और इसी हरिसेन ने शिल्पी तिलभट्ट के माध्यम से, शिल्पी कौन है? तिलभट्ट है, और इन्हीं तिलभट्ट के माध्यम से इन्होंने प्रयाग प्रशस्ति को उत्कीर्ण कराया है। और इस समय भाषा क्या हो गई? संस्कृत हो गई। लिपि क्या हो गई? देवनागरी हो गई। नागरी कब? समुद्रगुप्त के काल में। क्लियर? और इसमें क्या विवरण दिया गया है? गुप्तों का क्या विवरण दिया गया है? आप कहेंगे कि सर समुद्रगुप्त की ताजपोशी का विवरण दिया गया है। सर समुद्रगुप्त की ताजपोशी का विवरण है। एक तो ये है, दूसरा है समुद्रगुप्त की विजयों का वर्णन है। 2 पॉइंट हो गया। और तीसरी बात आप याद रखिएगा, गुप्त काल में यह चंपू शैली में लिखा गया है। चंपू शैली क्या होती है? चंपू शैली में लिखा गया। अब चंपू शैली क्या है? आप कहेंगे संस्कृत को पद्य और गद्य में एक साथ लिखना ही चंपू शैली है। पद्य और गद्य में एक साथ लिखना ही, संस्कृत में पद्य और गद्य का प्रयोग करते हुए विवरण देना ही क्या है? चंपू शैली है। अब बच्चों हमको एक बात याद रखना होगा। ठीक है, वो क्या बात याद रखनी है? तो आप कहेंगे पद्य का प्रयोग कब किया जाता है? शुरू में। और गद्य का प्रयोग कब किया जाता है? अंत में। ठीक है। फिर आप एक पॉइंट और याद रखिएगा, प्रयाग प्रशस्ति में कुल पंक्तियां कितनी हैं? पंक्तियां मतलब लाइन कितनी है? तो आप कह देना कि सर 56 लाइन है, 56 लाइन है। ठीक है। और इसमें एक बात आपको और याद रखनी है, क्या कि गुप्तों की तिथि का इसमें विवरण नहीं है। तिथि का विवरण नहीं है, गुप्त काल में तिथि का विवरण नहीं है। बच्चों इसमें समुद्रगुप्त के अश्वमेध यज्ञ का भी विवरण नहीं है। ठीक है, क्लियर? और एक चीज आपको और याद रखना है कि प्रयाग प्रशस्ति में गुप्तों की वंशावली दी गई है। गुप्तों की
वंशावलियाँ दी गई हैं। अब ये जो वंशावलियाँ हैं ये कहाँ से शुरू होती हैं? तो आप कहेंगे श्रीगुप्त से शुरू होती है और समुद्रगुप्त पर आकर के समाप्त हो जाती है। क्लियर हो गई बातें? लेकिन हमसे एक क्वेश्चन यहाँ से और पूछा जाता है, ठीक है, इस पर और किसी का लेख है? आप कहेंगे सर है, तो नोट डाल करके आप लिख लीजिएगा। 1583 में इसे अकबर ने कौशाम्बी से मंगा करके और इलाहाबाद के किले में स्थापित किया था। क्लियर? और इस पर बीरबल, अकबर के जो नौरत्न हैं बीरबल, उनका भी नाम खुदा है। और सेकंड चीज़ आप याद रखिएगा, इस पर जहांगीर के आदेश भी हैं, ठीक है। और इसको खोदने के लिए किसका प्रयोग किया गया है? उत्कीर्णन के लिए किसका प्रयोग किया गया है? आप कहोगे कि सर इसके उत्कीर्णन के लिए फारसी या पर्शियन लिपि का प्रयोग किया गया है। पर्शियन लिपि का प्रयोग किया गया है। क्लियर हो गया? और अब ठीक है, आगे हम लोग चलते हैं प्रयाग प्रशस्ति के बाद। और ये भी तो हमने आपको शुरू में ही बता दिया कि प्रयाग प्रशस्ति में समुद्रगुप्त को कविराज कहा गया है और उनको, समुद्रगुप्त को, ठीक है, नारद से भी बड़ा, जो देवताओं के संगीतकार हैं नारद और तंबूरा, उनसे भी बड़ा गायक बताया गया है। क्लियर? और अब हमको यहाँ से मैटर पढ़ना अब शुरू करना चाहिए। तो आइए हम लोग देखते हैं क्या मैटर हम लोग पढ़ रहे हैं। तो आप हेडिंग डाल दीजिएगा समुद्रगुप्त के बारे में। पहली चीज़ तो इनके बारे में थोड़ा सा हम लोग ये भी जान लें कि इनका पिता कौन है, माँ कौन है, तब हम लोग आगे चलते हैं। तो आइए ये देखिए, सम्राट समुद्रगुप्त के जो पिता हैं ये तो आप जान ही रहे हैं, चंद्रगुप्त है, ठीक। और माँ इनकी कौन है? आप कहेंगे कुमार देवी है, कुमार देवी है। क्लियर? इसकी पुष्टि आप कैसे करोगे कि ये जो आप बात कर रहे हो ये सही बात है? तो इसकी पुष्टि हम देखिए ऐसे लिख दिए हैं पुष्टि। तो पुष्टि के लिए हमारे पास दो साधन हैं। एक है सिक्का, सिक्का कौन सा सिक्का? विवाह प्रकार का सिक्का। और यह विवाह प्रकार का सिक्का, ठीक है, कुमार देवी और चंद्रगुप्त की विवाह की पुष्टि करता है, पढ़ चुके हैं आप। दूसरा है प्रयाग प्रशस्ति। प्रयाग प्रशस्ति में क्या लिखा गया है? समुद्रगुप्त अपने को लिच्छवी दौहित्र बताता है या लिच्छवी कन्या से उत्पन्न बताता है। क्लियर हो गई बातें? और अब समुद्रगुप्त के बारे में आपको पढ़ने के लिए आपको इस तरह से पढ़ना चाहिए कि समुद्रगुप्त एक अनोखा विजेता था। अनोखा विजेता था। क्यों अनोखा विजेता आप कह रहे हो? आप कह दीजिएगा क्योंकि सर उत्तर भारत में और दक्षिण भारत में। तो उत्तर भारत में समुद्रगुप्त ने क्या किया था? कौन सी नीति अपनाया था? प्रसभो दो करण की नीति अपनाया था। मतलब जीतो और विलय कर लो, मतलब जीत लो, किसी राज्य को जीतना और उसको अपने साम्राज्य में मिला लेना, ये क्या है? प्रसभो दो करण है। और दक्षिण भारत में इन्होंने क्या, कौन सी नीति अपनाई थी? आप कहेंगे सर ग्रहण मोक्षानुग्रह की, ग्रहण मोक्षानुग्रह की नीति अपनाई थी। इसका क्या मतलब हुआ? ग्रहण मतलब जीत लो, फिर उन्हें क्या कर दो, ठीक है, अनुदान मतलब उनको क्षमा करते हुए, ठीक है, उन्हें माफी दे दो, ठीक है। मतलब यहाँ पर विजय उद्देश्य है, विलय उद्देश्य नहीं है। यहाँ पर विलय उद्देश्य नहीं है और यहाँ पर विजय करो और विलय कर लो, यह उद्देश्य है। प्रसभोधोकरण का मतलब है विजय करो और विलय करो। ग्रहण मोक्षानुग्रह का मतलब है केवल विजय करो, विलय न करो, अधीन बना करके उनको छोड़ दो, ठीक है। अब
हमारे सामने आता है कि समुद्रगुप्त की विजय का उद्देश्य क्या है, ऐसे हेडिंग डाल करके विजय का उद्देश्य क्या है। तो अगर आपसे पूछा जाता है कि समुद्रगुप्त की विजय का उद्देश्य क्या है, तो आप कहोगे कि सर धरड़ी बंद है। धरड़ी बंद मतलब पृथ्वी को जीतना या पृथ्वी को बांधना, यह समुद्रगुप्त का उद्देश्य है। ठीक है, और अब आप अगली हेडिंग डाल देंगे। ठीक है, प्रयाग प्रशस्ति का विवरण। ठीक है, आप हेडिंग डालिए प्रयाग प्रशस्ति का विवरण। तो आइए देखते हैं प्रयाग प्रशस्ति में क्या क्या विवरण दिया गया है समुद्रगुप्त के बारे में। तो इसमें समुद्रगुप्त के बारे में हमने आपको बताया था, प्रयाग प्रशस्ति के बारे में बताया था कि 1837 में प्रयाग प्रशस्ति इलाहाबाद के किले में गिर गया था, जिसे प्रोफेसर स्मिथ ने पुनः स्थापित कराया था, और इसमें इसकी अनेक पंक्तियां नष्ट हो चुकी हैं। तो जो हमारे पास शेष पंक्तियां हैं और जो सूचनाएं मिलती हैं वह हम आपके बीच में ट्रांसफ़र कर रहे हैं, आप उसे ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो देखिए जो प्रारंभिक पंक्तियां हैं प्रयाग प्रशस्ति, ठीक है, कि प्रारंभिक पंक्तियां मतलब लाइनों से क्या जानकारी मिलती है, आप कहेंगे समुद्रगुप्त की ताजपोशी की जानकारी मिलती है। समुद्रगुप्त की ताजपोशी की जानकारी मिलती है, मतलब 1 से लेकर के और 8 तक जो लाइनें हैं, पंक्तियां हैं, उससे समुद्रगुप्त की ताजपोशी मतलब राज्याभिषेक या कोरोनेशन की जानकारी मिलती है। ठीक है, लेकिन अब हमको दूसरा पॉइंट ले जाना है, 13वीं और 14वीं पंक्तियां। तो हमको याद रखना है कि 13वीं और 14वीं जो पंक्तियां हैं, 14 जो लाइन्स हैं, उसमें क्या है, आप कहेंगे कि सर इसमें आर्यावर्त के प्रथम युद्ध का विवरण दिया गया है। आर्यावर्त के प्रथम युद्ध का विवरण दिया गया है। अब आर्यावर्त क्या है, आप कहेंगे सर कश्मीर से लेकर के बंगाल तक का जो भारत है उसी को आर्यावर्त कहा जाता है। ठीक है, तो आर्यावर्त के प्रथम युद्ध का विवरण दिया गया है। क्लियर है, और इसमें हम आपको एक चीज़ और बता दें कि आर्यावर्त का विस्तार क्या है। तो आप एक काम करिए, विंध्याचल लिख लीजिए। आप विंध्याचल से हिमालय के बीच में जो बसा हुआ भूभाग है उसे आर्यावर्त कहा जाता था। ठीक है, अब ये तो हमने व्याख्या किया, लेकिन अब कह रहा है कि 13वीं और 14वीं पंक्तियों में क्या विवरण दिया गया है। तो 3 राजाओं का विवरण दिया गया है, 1, 2 और 3। तो ये 3 राजा कौन कौन है, एक है अच्युत राजवंश, दूसरा क्या है नागसेन राजवंश, और तीसरा क्या है बच्चों, आप कहेंगे कोतकुलज। अच्युत क्या है, आप कहेंगे सर बरेली से इसका संबंध स्थापित किया जाता है। और नागसेन, और यहाँ पर कौन शासन करता है, नाग राजवंश शासन करता है। नागसेन क्या है, ग्वालियर में पूछा जाए कहाँ है, तो आप कहेंगे पदम पवैया है, पवैया। ठीक है, और यहाँ कौन शासन करता है, आप कहेंगे नाग वंश ही यहाँ भी शासन करता है। कोतकुलज आप कहेंगे सर स्पष्ट नहीं है, कोई जानकारी नहीं है। तो ये 14वीं पंक्तियाँ क्या बता रही हैं कि आर्यावर्त के प्रथम युद्ध में समुद्रगुप्त ने उत्तर भारत की इन 3 शक्तियों को पराजित किया था, परंतु इनका विलय नहीं किया था। मतलब पराजित किया है, विलय नहीं किया है। क्लियर हो गया। अब हम लोग देखते हैं कि आर्यावर्त का दूसरा युद्ध। तो आइए देखते हैं आर्यावर्त का, ये है सेकंड वॉर या दूसरा युद्ध। तो बच्चों हम देखते हैं आर्यावर्त का दूसरा युद्ध। ये देखिए लिख दिया है सेकंड वॉर। ठीक है, तो ये सेकंड वॉर का कहाँ विवरण दिया गया है, आप कहोगे कि सर 21वीं लाइन में दिया गया है। कौन सी पंक्ति में है, आप कहेंगे 21वीं पंक्ति में है,
पंक्ति में। और इसमें क्या है लिखा गया है कि समुद्रगुप्त ने उत्तर भारत के 9 राजाओं को पराजित किया है। 9 राजाओं को पराजित किया और प्रसभोधोकरण की नीति को अपनाया। प्रसभोधोकरण की नीति अपनाया मतलब 9 राजाओं को क्या किया, पर आक्रमण किया, उनको पराजित किया और उनके राज्य को अपने साम्राज्य में मिला लिया। ठीक है, तो ये 9 राज्य की जरूरत तो नहीं रहती, लेकिन फिर भी हम चर्चा एक बार कर दे रहे हैं। ठीक है, ये सब पढ़ने की जरूरत नहीं होती कि आप 9 राजाओं के नाम को आप याद रखें। ठीक है, फिर भी हम लोग देखते हैं कौन कौन ये 9 राजा हैं। तो हमको एक बात याद रखना होगा कि जो एक राजा है वो कौन है, आप कहेंगे बलवर्मा है। ठीक है, तो देखते हैं कौन कौन राजा है। एक बलवर्मा, बलवर्मा। दूसरा कौन है, नंदी, नंदी। ठीक है, और अब ये बलवर्मा का वर्तमान में कहाँ से संबंध स्थापित किया जाता है, आप कहेंगे सर स्पष्ट नहीं है, मतलब 2 का स्पष्ट नहीं है। फिर चंद्रवर्मा, तो चंद्रवर्मा कहाँ शासन करता था, बांकुड़ा में करता था। बांकुड़ा, बांकुड़ा कहाँ पर पड़ता है, आप कहोगे कि सर बांकुड़ा बंगाल में पड़ता है। फिर कहिएगा गणपति नाग, गणपति नाग, गणपति नाग कहाँ पर शासन करता है, आप कहोगे कि सर ये मथुरा क्षेत्र में शासन करता था, मथुरा। इसके बाद आता है कौन, नागसेन। तो नागसेन अभी हमने आपको बताया था यह ग्वालियर में शासन करता था। ठीक है, अब इसके बाद कौन आता है, आप कहेंगे अच्युत, अच्युत, अच्युत। अभी आपने देखा है कि अच्युत का संबंध हम लोगों ने बरेली से स्थापित किया है। ठीक है, और फिर मत्तिल, मत्तिल, मत्तिल से क्या संबंध है, आप कहेंगे वर्तमान का बुलंदशहर ही, बुलंदशहर ही समुद्रगुप्त के काल में मत्तिल के नाम से जाना जाता था। फिर रुद्रदेव, रुद्रदेव, ये रुद्रदेव वर्तमान का कौन सा क्षेत्र है, आप कहेंगे कि सर कौशाम्बी का क्षेत्र है। ठीक है, कौशाम्बी का क्षेत्र जो है गुप्तों के काल में या समुद्रगुप्त के काल में रुद्रदेव के नाम से जाना जाता था। ठीक है, अब हम लोग को क्या चाहिए, अब हम लोगों को चाहिए कि इन्होंने दक्षिण में कौन सी नीति अपनाई। उत्तर तो हम लोगों ने पढ़ लिया, अब आइए देखते हैं कि समुद्रगुप्त की दक्षिण नीति, दक्षिण नीति। ठीक है, या दक्षिणापथ का युद्ध, समुद्रगुप्त का दक्षिणापथ का युद्ध आप हेडिंग कर दीजिए, उसमें सब आ जाएगा। तो आइए देखते हैं समुद्रगुप्त का या समुद्रगुप्त की दक्षिणापथ का युद्ध कर लीजिए वॉर। तो पहली चीज तो आप ये बताइए दक्षिणापथ किसे कहते हैं, तो आप बोल देना कृष्णा और तुंगभद्रा के बीच बसा हुआ भूभाग, कृष्णा और तुंगभद्रा के बीच बसा हुआ भूभाग, कृष्णा नदी और तुंगभद्रा के बीच में बसा हुआ जो भूभाग है उसी को क्या कहा जाता है, दक्षिणापथ कहा जाता है। बच्चों इसका मतलब है कि तमिलनाडु, ठीक है, दक्षिण नीति में, समुद्रगुप्त की दक्षिण नीति में शामिल नहीं था। ठीक है, और अब हमारे सामने एक बात आती है कि दक्षिण पथ का युद्ध या दक्षिणापथ का जो युद्ध है यह प्रयाग प्रशस्ति में कहाँ उल्लेखित है, आप कहेंगे सर 19वीं और 20वीं पंक्ति में है, लाइन में है। किसका उल्लेख है, दक्षिण पथ के युद्ध का। इसमें क्या लिखा गया है, तो आप कह दिएगा समुद्रगुप्त ने दक्षिण के 12 राज्यों को पराजित करके अपने अधीनता को स्वीकार कराया था। मतलब 12 राज्यों की सूची दी गई है जिसको समुद्रगुप्त ने पराजित किया था और वहां पर ग्रहण मोक्षानुग्रह की नीति को अपनाया था। अगर आपसे पूछा जाए ग्रहण मोक्षानुग्रह को कौन सी नीति कहा जाता है, ठीक है, आप कहेंगे कि सर धम्म विजयी ग्रहण मोक्षानुग्रह को किस नीति से जाना जाता है, धम्म विजयी राजा की नीति, राजा की नीति कहा जाता है। इसका मतलब क्या है कि यह धम्म का काम कर रहे हैं,
ठीक है ना। अब आपसे यहाँ एक क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है, दक्षिणापथ में ग्रहण मोक्षानुग्रह की नीति के अपनाने का उद्देश्य क्या था। जो दक्षिणापथ का युद्ध है इसमें उन्होंने कौन सी नीति अपनाई, तो आप कहेंगे सर ग्रहण मोक्षानुग्रह की, ग्रहण मोक्षानुग्रह की नीति को अपनाया था। अब इसको अपनाने का उद्देश्य क्या था, तो आप कहोगे कि सर इसका उद्देश्य था आर्थिक, इसका उद्देश्य था आर्थिक, ठीक है। क्यों, क्योंकि ऐसा करके वह बंदरगाहों पर नियंत्रण स्थापित करना चाहता था, बंदरगाहों पर नियंत्रण स्थापित करना चाहता था, ठीक है। और आप कह दीजिएगा इसी नीति का परिणाम था कि वह ताम्रलिप्ति, ठीक है, पूर्वी तट का बंदरगाह है, ताम्रलिप्ति बंदरगाह पर अधिकार करने में सफल रहा। कौन, समुद्रगुप्त। अब ये जो ताम्रलिप्ति बंदरगाह है इस पर अधिकार करने से समुद्रगुप्त को क्या फायदा होगा, आप कहेंगे चीन के साथ और मलय प्रायद्वीप के साथ, या आप कह सकते हैं जावा, सुमात्रा और बोर्नियो, ठीक है, तक उनका व्यापार संभव हो सका। क्लियर। अब बच्चों हमें ये देखना है 21वीं पंक्ति में क्या कहा गया है। 21वीं पंक्ति में अभी हमने आपको बताया था कि आर्यावर्त के दूसरे युद्ध का विवरण तो है, लेकिन इसके साथ साथ एक चीज का विवरण और दिया गया है, ठीक है। आर्यावर्त के दूसरे युद्ध के अतिरिक्त और क्या क्या विवरण दिया गया है, तो आप कहेंगे कि सर 21वीं पंक्ति में ही आठविक राज्यों का विवरण दिया गया है, आठविक राज्यों का विवरण दिया गया है, ठीक है। और इसमें कहा गया है कि आठविक राज्यों पर विजय का विवरण दिया गया है। अब ये आठविक क्या है, आप कहेंगे जंगली लोग हैं, बदमाशी करते थे और उत्तर से चल करके दक्षिण जाने वाले मार्ग, राजमार्ग पर यह लूटपाट, डकैती इत्यादि का काम किया करते थे, ठीक है। तो 21वीं पंक्ति में आठविकों को पराजित करने की जानकारी दी गई है, ठीक है। और अब 22वीं पंक्ति में क्या है, तो बच्चों आप याद रखिएगा कि प्रयाग प्रशस्ति की 22वीं पंक्ति में सीमावर्ती राज्यों का विवरण दिया गया है। सीमावर्ती राज्यों का क्या मतलब हुआ बच्चों, आप कहेंगे सीमा पर स्थित विदेशी राज्य, ठीक है। क्लियर। तो आप ये कौन कौन से राज्य हैं, एक है समतट, समतट, समतट मतलब बांग्लादेश, ठीक है। और दूसरी बात डवाक, दूसरा है डवाक। और डवाक क्या है, आप बोलोगे कि सर असम का नौगांव, वर्तमान में असम का नौगांव कभी किस नाम से जाना जाता था, तो आप कहोगे कि सर डवाक के नाम से जाना जाता था। फिर कामरूप, कामरूप तो खैर कामरूप तो आज भी है, लेकिन अब कहाँ पड़ता है, असम, आज भी कामरूप असम में ही है और यह असम का केंद्रीय हिस्सा है, असम का केंद्रीय भाग है। इसके अतिरिक्त कृतपुर है, कृतपुर, कृतपुर कहाँ है, आप कहेंगे सर पंजाब का जालंधर, जालंधर। और पांचवा सीमावर्ती राज्य है नेपाल, नेपाल। क्लियर हो गया। और अब आप कह देंगे किस नेपाल की बात करता है, आप कहेंगे गंडक और कोसी नदियों के बीच कौन से नेपाल की बात करता है, आप कहेंगे गंडक और कोसी नदियों के बीच बसे हुए नेपाल की बात करता है वो, ठीक है। तो आपने 21 देख लिया, 22 देख लिया, अब आप 23 और 24 पंक्तियां देख लीजिए। और इसी के साथ प्रयाग प्रशस्ति आपको आगे की सूचना नहीं दे पाएगी, क्यों, क्योंकि वह नष्ट प्राय हैं, ठीक है। और अब हम लोग देखते हैं 23वीं और 24वीं पंक्तियां। तो आइए देखते हैं 23वीं और 24वीं पंक्तियां। प्रशस्ति की 23वीं और 24वीं पंक्तियां हमको क्या जानकारी देती हैं, आप कहोगे कि सर विदेशी राज्यों की जानकारी देती है, विदेशी राज्यों की जानकारी देती हैं। ठीक बच्चों, विदेशी राज्यों की
जानकारी देती हैं। क्लियर? अब हमको यहाँ याद रखना है, ठीक है, कि क्या कहा जा रहा है, क्या जानकारी दी जा रही है कि विदेशी राज्य कौन है, कौन कौन विदेशी राज्य हैं जो समुद्रगुप्त के दरबार में, ठीक है, वस्तु, ठीक है, और अपने घर की कन्या के साथ उपस्थित होते हैं। मतलब 23वीं और 24वीं पंक्तियों में विदेशी राज्यों की सूची दी गई है। वे विदेशी राज्य हैं जो समुद्रगुप्त के दरबार में उपस्थित होते हैं वस्तु मतलब उपहार के रूप में, और अपने राज दरबार की किसी कुंवारी कन्या को यह सौंपते हैं। किसे? समुद्रगुप्त को सौंपते हैं। तो आप देख रहे हैं कि यह जो उपहार है, कन्याओं का उपहार, ये काफ़ी आपत्तिजनक उपहार है और ये काफ़ी डेंजरस होगा, ठीक है। जब तक गुप्त वंश ताकतवर है तब तक तो भाई ठीक है, लेकिन जैसे ये कमज़ोर होगा, ये लोग जो अपनी अस्मिता को सौंप रहे थे वह विरोधी बनेंगे। तो विदेशी राज्यों में जो कि 23वीं और 24वीं पंक्तियों में लिखा गया है वो कौन कौन लोग हैं। एक है कुषाण। तो कुषाण शासक कौन है? केदार है, केदार, ठीक है। अब शक शासक जिसका उल्लेख 23वीं और 24वीं पंक्तियों में है वह रुद्र सिंह तृतीय है। रुद्र सिंह थर्ड है, ठीक है। और अगला मुरुंड है, मुरुंड। अब मुरुंड कौन है? आप कहेंगे सर पता नहीं, अभी भी इसका समीकरण स्थापित नहीं किया जा सका है, अज्ञात है। फिर इसके बाद सिंहल। सिंहल मतलब श्रीलंका। तो सिंहल शासक कौन था जिसका नाम यहाँ उल्लेखित है? मेघवर्ण है, मेघवर्ण है। फिर एक पॉइंट और है और वो है शैलेंद्र वंश, शैलेंद्र वंश। तो शैलेंद्र वंश के शासक का उल्लेख यहाँ नहीं है। शैलेंद्र वंश कहाँ शासन करता था? आप कहेंगे जावा में शासन करता था, ठीक है। अब ये देखिए 12वीं शताब्दी ईस्वी की एक किताब है तंत्रिका मंदक, तंत्रिका मंदक, तंत्रिका मंदक। ये 12वीं सेंचुरी एडी की एक किताब है तंत्रिका मंदक, ठीक है ना। और इसी तंत्रिका मंदक नामक ग्रंथ पर, ठीक है, यहाँ ग्रंथ में शैलेंद्र वंश के शासक का नाम ऐश्वर्यपाल बताया गया है। ऐश्वर्यपाल बताया गया है जो अपने को सूर्यवंशी क्षत्रिय और गुप्त वंश का वंशज बताता है, ठीक। और बच्चों अब हमको अगली बात करना है, ठीक है, सिक्के। तो हम सिक्के को थोड़ा सा वाइड रूप दे देंगे, न केवल समुद्रगुप्त पर रोकेंगे, थोड़ा और बढ़ा देंगे। तो आप सिक्के हेडिंग डाल दीजिए, हम यहाँ पर आपके मतलब की हर चीज़ें दे देते हैं। तो आप याद रखिएगा, पहली चीज़ आप याद रखिएगा, गुप्तों के सिक्कों का ढेर, सिक्कों का ढेर, स्वर्ण सिक्कों का ढेर कहाँ से प्राप्त होता है? आप कहेंगे कि सर आगरा के पास एक स्थान है बयाना, बयाना, वहाँ से गुप्तों के सिक्कों का ढेर प्राप्त होता है। एक तो ये आपका क्वेश्चन बन गया, ठीक है। और अब हमको यहाँ पर एक पॉइंट ये हमारा हो गया, दूसरा पॉइंट हमको याद रखना है, ठीक है। प्राचीन भारतीय इतिहास के पन्नों में या प्राचीन भारतीय इतिहास में सबसे ज़्यादा सिक्के जारी करने वाला कौन है? आप कहेंगे सर गुप्त। गुप्तों ने प्राचीन भारत में सबसे ज़्यादा सिक्के जारी करने वाला कौन है? आप कहेंगे कि सर गुप्त हैं, ठीक है। और अब हमें तीसरी बात याद रखनी है, ठीक है। वो क्या याद रखना है? गुप्तों में चांदी का सिक्का, बता चुके हैं आपको, चांदी का सिक्का सबसे पहले किसने जारी किया है? तो हमने कहा था कि चंद्रगुप्त फर्स्ट नहीं है, चंद्रगुप्त सेकंड विक्रमादित्य है। और इन्होंने शकों को पराजित करने के अवसर पर इस सिक्के को जारी किया है, ठीक है। और बच्चों अब हमको एक बात आपको और याद रखना है, ठीक है, सिक्कों के प्रकार, सिक्कों के प्रकार। तो हमको याद रखना है कि समुद्रगुप्त ने 6 प्रकार के सोने के सिक्के जारी किए थे, 6 प्रकार के
स्वर्ण सिक्के जारी किए थे। अब ये जो स्वर्ण सिक्के हैं, 6 प्रकार के स्वर्ण सिक्के हैं, उसको हम लोग जाने, इसके पहले हम लोग जाने कि स्वर्ण सिक्कों को दिनार कहा जाता था, दिनार कहा जाता था। और दिनार किस भाषा का शब्द है? लैटिन भाषा का शब्द है। ठीक है, इसका प्रयोग भारत में किसने शुरू किया? आप कहेंगे हिंद यवन ने शुरू किया था, हिंद यवन ने शुरू किया था। लेकिन भारत में पहला राजवंश जिसने, या वैदिक राजवंश या हिंदू राजवंश जिसने दिनार नाम के सिक्के जारी किया था, वह कौन था? आप कहेंगे कि सर शुंग वंश। शुंग वंश पहला हिंदू राजवंश है जिसने अपने सिक्कों को दिनार नाम दिया। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं सिक्कों के, समुद्रगुप्त के सिक्कों के प्रकार। तो हमने बताया कि इन्होंने 6 प्रकार के सिक्के जारी किए हैं। एक तो हम लिख देते हैं बीड़ा प्रकार के सिक्के। ठीक है, अब जो बीड़ा प्रकार का सिक्का है, इससे क्या सिद्ध होता है? तो आप कहेंगे सर इससे समुद्रगुप्त के कविराज होने की जानकारी मिल जाती है। दूसरा जो सिक्का है वो है गरुड़ प्रकार का सिक्का। अब गरुड़ प्रकार के सिक्के से क्या जानकारी मिलती है? आप कहेंगे समुद्रगुप्त का वैष्णव मतावलंबी होना सिद्ध हो जाता है। समुद्रगुप्त क्या है? वैष्णव धर्मावलंबी हैं, इसकी पुष्टि हो जाती है। ठीक है, अब तीसरी बात है धनुर्धारी प्रकार का सिक्का। धनुर्धारी प्रकार का सिक्का। तो बच्चों जो धनुर्धारी प्रकार के सिक्के हैं, यही सबसे ज़्यादा सिक्के जारी किए गए हैं। ठीक है, और धनुर्धारी प्रकार के सिक्के सबसे ज़्यादा हैं गुप्तों में, और इसे पहली बार किसने जारी किया है? आप कहेंगे कि सर समुद्रगुप्त ने ही जारी किया था। ठीक है, और अब हमको देखना है अश्वमेध प्रकार के सिक्के। अश्वमेध प्रकार के सिक्के। तो अश्वमेध प्रकार के सिक्कों से क्या जानकारी मिल जाती है? तो बच्चों समुद्रगुप्त ने अश्वमेध यज्ञ किया था। ठीक है, समुद्रगुप्त ने अश्वमेध यज्ञ किया था, यह जानकारी मिल जाती है। क्लियर है? और इसी सिक्के पर समुद्रगुप्त, इसके मुख्य भाग पर तो यह अश्वमेध यज्ञ की जानकारी दी गई है, और पृष्ठ भाग पर, ठीक है, अश्वमेध यज्ञ वाले जो सिक्के हैं उस पर, उसके पृष्ठ भाग पर क्या है? आप कहेंगे उसकी पत्नी का नाम दत्त देवी बताया गया है, दत्त देवी बताया गया है। ठीक है, एक इंपॉर्टेंट चीज याद रखिएगा। ठीक है, अश्वमेध प्रकार के सिक्के जारी करने वाले 2 ही गुप्त शासक हैं। कौन कौन है? एक है समुद्रगुप्त और दूसरे हैं कुमारगुप्त। ठीक है, अश्वमेध प्रकार के सिक्के जारी करने वाले 2 ही गुप्त शासक हैं, एक है समुद्रगुप्त और दूसरे हैं कुमारगुप्त। ठीक है, और बच्चों अगला है व्याघ्रहंता प्रकार का सिक्का। व्याघ्रहंता प्रकार का सिक्का, और व्याघ्रहंता प्रकार का सिक्का, ठीक है, समुद्रगुप्त की गुजरात विजय की पुष्टि करता है। क्लियर? और अब परशु प्रकार का सिक्का है। ठीक है, बस क्लियर। और अब हमें याद रखना होगा कि समुद्रगुप्त के मरने के बाद अगला जो शासक आएगा, देखिए समुद्रगुप्त है, तो समुद्रगुप्त की जो पत्नी है वो है दत्त देवी। दत्त देवी यहाँ हम आगे दिखा देते हैं समुद्रगुप्त। तो समुद्रगुप्त और उनकी पत्नी है दत्त देवी। ठीक बच्चों, और इसी से एक बच्चे का जन्म हुआ था, इसी से 2 बच्चों का जन्म हुआ था। एक है रामगुप्त और दूसरे हैं चंद्रगुप्त सेकंड, जो बाद में चल करके विक्रमादित्य के नाम से जाने जाएंगे। तो इसका मतलब क्या है? जब समुद्रगुप्त मरेंगे तो सबसे बड़ा बेटा ही सत्तासीन होगा। तो सबसे बड़ा बेटा कौन है? रामगुप्त। तो समुद्रगुप्त के मरने के बाद कौन सत्तासीन हुआ? रामगुप्त हुए। ठीक है, लेकिन आपको याद रखना है कि 1924 तक भारतीय इतिहास के पन्नों में रामगुप्त नामक, ठीक है, रामगुप्त नामक किसी भी शासक की जानकारी नहीं थी। ठीक है, तो आइए हम लोग हेडिंग डाल देते हैं रामगुप्त।
कौन है आप जान चुके हैं, दत्त देवी और समुद्रगुप्त के बेटे हैं रामगुप्त। टाइम नहीं बताया जा सकता, लेकिन 375 लिख देते हैं, ठीक है। अब ये डेट लिखी है 1924। 1924 तक भारतीय इतिहास के पन्नों में रामगुप्त नाम का कोई शासक नहीं था, लेकिन 1924 में राखलदास बनर्जी, मोहनजोदड़ो की खोज करने वाले राखलदास बनर्जी ने, ठीक है, BHU बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में क्या किया, यह बताया कि समुद्रगुप्त और चंद्रगुप्त सेकंड के बीच रामगुप्त नाम का एक शासक था, ठीक है। अब किस आधार पर उन्होंने बताया? भाई आपने कौन सा ऐसी चीज पा लिया कि उसके आधार पर आपने इतिहास को झुठला दिया कि समुद्रगुप्त और चंद्रगुप्त के बीच रामगुप्त भी शासन करता था? किस आधार पे कहा? तो आप कह दीजिएगा सर उन्होंने साहित्य के आधार पर और पुरातत्व के आधार पर, ठीक है, पुष्ट कर दिया है। किसने? राखलदास बनर्जी सर ने पुष्ट किया। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं साहित्य, ठीक है। तो कौन कौन से साहित्य आते हैं? तो आप कहोगे कि सर साहित्य में आएगा पहला, कौन सा साहित्य आएगा? तो आप कहोगे कि सर विशाख दत्त लेखक हैं, और विशाख दत्त की किताब क्या है? आप कहोगे कि सर देवी चंद्रगुप्तम है। देवी चंद्रगुप्तम विशाख दत्त की कृति है, देवी चंद्रगुप्तम, ठीक है, गुप्तम। दूसरी किताब क्या है इनकी? तो दूसरा क्या है? आप कहेंगे बाणभट्ट, बाणभट्ट, और इनकी किताब है हर्षचरित, हर्षचरित। अब तीसरी किताब हमारे सामने आ रही है राजशेखर की। राजशेखर की किताब क्या है? आप कहोगे कि सर काव्य मीमांसा है, काव्य मीमांसा। और इसके अतिरिक्त एक और किताब आती है भोज, और भोज की किताब क्या है? आप कहेंगे सर श्रृंगार प्रकाश है, श्रृंगार प्रकाश, ठीक है। इतना आपने जान लिया। अब एक अरबी लिटरेचर आप देख लीजिए, अबुल हसन, अबुल हसन, अबुल हसन की किताब क्या है? आप पढ़ चुके हैं, मुजमल उत तवारीख, ठीक है, ये है, ठीक है। और अब एक और लेखक है रामचंद्र, रामचंद्र और गुणचंद्र चंद्र, इनकी किताब क्या है? नाट्य दर्पण। और इन नाट्य दर्पण मतलब ये जो उपयुक्त लिटरेचर हैं, इन उपयुक्त सभी में एक ही जानकारी दी गई है, ठीक है, कि शक शासक रुद्र सिंह तृतीय ने, कौन? सकारी, शक शासक को क्या बताया गया है? शक शासक को सकारी कहा गया है। सकारी ने, ठीक है, गुप्तों सर्मगुप्त पर, रामगुप्त को क्या कहा गया है? सर्मगुप्त कहा गया है, ठीक है। तो ये सारी किताबें कहती हैं कि शक शासक सकारी, ये सकारी रुद्र सिंह तृतीय है, इसने रामगुप्त को यहाँ पर सर्मगुप्त कहा गया है। तो सर्मगुप्त को पराजित करके उसकी पत्नी ध्रुव स्वामिनी की मांग किया था, ध्रुव स्वामिनी की मांग किया था। अभी हमने आपको बताया था कि रामगुप्त के पिताजी करते क्या थे? शकों से कन्याएं लेते थे, उपहार में लेते थे, ठीक है। तो अब ये कहा कि भाई हमारा भी दौर आ गया। अब इसका जब दौर आया तो इसने क्या किया कि रामगुप्त की पत्नी की मांग किया। तो अब ये रामगुप्त अपनी पत्नी ध्रुव स्वामिनी को देने के लिए तैयार हो गया। लेकिन ये रामगुप्त का भाई जो है वो कौन है? आप कहेंगे चंद्रगुप्त सेकंड है, ठीक है। तो चंद्रगुप्त सेकंड ने इसे अपने कुल पर कलंक मानते हुए, ठीक है, क्या किया? ठीक है, शक पर आक्रमण कर दिया, और शक पर आक्रमण करके, ठीक है, उसकी हत्या कर दिया, मतलब सकारी की हत्या कर दिया। और फिर उसने रामगुप्त की भी हत्या कर दिया, और ध्रुव स्वामिनी के साथ उसने क्या किया? विवाह कर लिया, ठीक है। यह सारी की सारी विवरण यहाँ दिए गए हैं, ठीक है। लेकिन अब सवाल इस बात का है कि भाई देखिए ये तो साहित्यिक साक्ष्य है ना, इससे बहुत ज़्यादा हम तो प्रामाणिकता पा नहीं सकते। तो अब प्रश्न आता है कि पुरातात्विक साक्ष्य क्या है? तो हम पुरातात्विक साक्ष्य में पहली चीज़ देखते हैं राष्ट्रकूटों के 3 अभिलेख,
राष्ट्रकूट शासक, राष्ट्रकूट शासकों के अभिलेख। तो राष्ट्रकूटों के कौन कौन शासक हैं जिनके अभिलेख पाए जाते हैं? तो आप कहोगे कि सर एक है अमोघ वर्ष, अमोघ वर्ष, ठीक है। दूसरा कौन है? तो आप बताओगे कि सर जो दूसरे हैं वो हैं गोविंद फोर्थ, गोविंद फोर्थ। तो चौथा, तो अमोघ वर्ष का कौन सा अभिलेख है? आप कहेंगे कि सर संजन अभिलेख, संजन अभिलेख। ये कब का है? 831 का है। और गोविंद फोर्थ के दो अभिलेख हैं, कौन कौन है? एक कावे अभिलेख है, कावे अभिलेख, और दूसरा है संगली अभिलेख, ठीक है। और इन दोनों अभिलेखों में ये है 930 का और ये है 933 का ईस्वी का, ठीक है। तो अब इन सारे अभिलेखों में, ठीक है, उस साहित्य की पुष्टि, साहित्य में जो विवरण दिए गए हैं उसकी पुष्टि होती है। क्लियर? अब पुरातत्व में मूर्ति लेख भी आता है। तो मूर्ति लेख में आप कौन कौन सा, आप देखिएगा, एक तो आपने अभिलेख देखा राष्ट्रकूटों का, अब देखिए मूर्ति लेख। तो मूर्ति लेख कौन कौन है बच्चों? तो आप कहिएगा कि देखिए सर मध्य प्रदेश में विदिशा है, विदिशा में दुर्जनपुर है, दुर्जनपुर है, और इसी दुर्जनपुर में जैन मूर्ति मिलती है, और इसी जैन मूर्ति पर महाराजा धीराज रामगुप्त लिखा गया है, ठीक है। महाराजा धीराज रामगुप्त लिखा गया है। इसका क्या मतलब हो गया? इसका मतलब ये हो गया बच्चों कि रामगुप्त जैनी हो चुका था, और जैनी होने के कारण शांति की नीति पर चलने लगा था, और शांति की नीति पर चलने के कारण वह कमज़ोर हुआ, और उसकी इसी कमजोरी का फायदा उठा करके क्या कर दिया गया? शकों ने आक्रमण कर लिया और चंद्रगुप्त सेकंड ने उसकी हत्या कर दिया, ठीक है। मतलब सभ्यता ही, ठीक है, ये विनाश का कारण बन गई। अब देखिए रामगुप्त के ताम्र सिक्के, तांबे के सिक्के, तो ये कहाँ से प्राप्त होते हैं? आप कहेंगे कि सर भिलसा से प्राप्त होता है और एरण से प्राप्त होता है। भिलसा और एरण दो स्थानों से प्राप्त होता है। कौन प्राप्त करते हैं? परमेश्वरी लाल गुप्ता, पीएल गुप्ता और कृष्णदत्त वाजपेयी ने प्राप्त किया है। और इन सिक्कों की खास बात क्या है? आप कहेंगे कि इन सिक्कों पे रामगुप्त का नाम, ठीक है, टूटा हुआ मिलता है। कुछ पर लिखा है रामगु, किस पर लिखा है गुप्त, और किसी पर लिखा गया है रामगुप्त। मतलब ये टूटा हुआ लगता है। इससे सिद्ध होता है कि निश्चय ही कोई बड़ा शासक था जिसने सिक्के जारी किया था, जिसका नाम आज टूटा हुआ है, स्पष्ट नहीं है, परंतु इस नाम का एक ही व्यक्ति शासक था और वो था रामगुप्त। इससे सिद्ध हो जाता है, ठीक है, कि चंद्रगुप्त सेकंड और समुद्रगुप्त के बीच रामगुप्त नाम का एक व्यक्ति था, एक व्यक्ति ने शासन किया था। बच्चों अब अगला जो हमको टॉपिक याद रखना है वो है चंद्रगुप्त सेकंड विक्रमादित्य, लेकिन ये मैटर हम लोग देखेंगे कल। आज इतना ही। थैंक यू, विशिंग यू ऑल द लक।